नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत धाकड़ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और कई दोस्तों ने मुझे बताया कि सर इतिहास के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आज आपके लिए इतिहास पर वीडियो लेके आया हूं, जो ऐसा वीडियो रहेगा कि आप आसानी से इतिहास को समझ सकें, पढ़ सकें और याद कर सकें और एग्जाम हॉल में सफल हो सकें, कई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उससे बन सकें। तो हम देखते हैं कि यदि देखा जाए तो सबसे पहले इतिहास शुरुआत कहाँ से होगी, तो इतिहास की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति के साथ ही इतिहास की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मानव जब उत्पत्ति होती तो उसे जो क्रमबद्ध घटनाएं रहती वो ही इतिहास कहलाता है। अब मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है और अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव सभी महाद्वीपों में फैला है। उसी क्रम में भारतीय उपमहाद्वीप में हम देखते हैं मानव को। तो सबसे पहले इतिहास यदि देखा जाए कि इतिहास किसे कहा जाएगा, तो इतिहास प्राचीन काल की जो घटनाएं रहती उनका क्रमबद्ध विवरण, क्रम से ही जो विवरण रहता है उसे ही इतिहास कहा जाता है। अब क्रमबद्ध विवरण के लिए कौन कौन सी घटनाएं किस तरीके से जैसे ही हम इनको याद करना शुरू करते हैं कि कौन सी घटना कब हुई, वो इतिहास बनता जाता है और वही क्रम हमें याद रहता है। और वो याद रहता है तो आप प्राचीन काल हो या कोई सा भी मध्यकाल या आधुनिक काल, आप हमेशा क्रम से याद करेंगे, पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे, तो आपके साथ वो माइंड में हमेशा बना रहेगा। न केवल इतिहास बल्कि सभी और अदर सब्जेक्ट भी इसी प्रकार। जैसे कि आप संविधान में क्या है, संविधान में जैसे देखते हैं कि भाग है, 22 भाग है, तो सबसे पहले क्या है कि उन भागों को समझना पड़ता है कि कौन से भाग में क्या है। यदि आपने उसको समझ लिया तो उसके अंतर्गत जो आर्टिकल अनुच्छेद आते हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को जब हम आसान भाषा में कर लेते हैं, आसान तरीके से समझ लेते हैं, तो वो हमें याद रहता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो इसके लिए हम देखते हैं आज भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास को समझने के लिए क्या 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब प्राचीन काल, मानव की उत्पत्ति के साथ ही प्राचीन काल शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास में क्या आता है? पाषाण काल। अब ये पाषाण काल ऐसा काल है जब मानव जंगल में निवास करता था, कहीं भी उसका स्थायी निवास नहीं था, शिकार करता था और ये फल फ्रूट ये जो जंगल में मिलते थे उन पर जीवन निर्भर करता था। मतलब पाषाण काल, इसे ये जो काल है ये पत्थर पर आधारित, केवल मानव उस समय पत्थर पे जानता था और कोई धातु की खोज नहीं हुई। अब पाषाण काल को भी यदि देखोगे पैलियोलिथिक एज इसको, तो ये 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें भी पत्थर के औजार जो रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें जो चेंजेस आता उसके आधार पर इसको बांटा गया। फिर आता है ताम्रपाषाण काल। पहली बार मानव ने कोई धातु खोजी, वो क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो वो है तांबा। तो उस पर आधारित ताम्रपाषाण काल, मतलब तांबा और पत्थर एक साथ यूज करने वाले काल है, उसे कहा गया ताम्रपाषाण काल। उसके बाद तांबे में उसी मानव ने क्या मिलाया? तेल, तो वो बनी क्या? कांस्य, तो उसे कहा गया कांस्य युग सभ्यता, या उसी को कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, पतन के बाद क्या आता है? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति आती है। ये वैदिक संस्कृति जो है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की यदि आप देखो तो सर्वमान्य मत है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में 2350 से 1750 ईसा के पूर्व की एक नगरीय सभ्यता थी और ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। फिर ये 1750 के आते आते लगभग ये विनाश हो जाता है इसका। जब इसका विनाश हो जाता है तो 1500 ईसा पूर्व से हम क्या देखते हैं? दूसरी वैदिक संस्कृति, जो ऐसी संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो जिसमें भी जो जहां यहाँ का मानव
मतलब इस चारागाह की खोज में इस साइड से इस एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है। तो ये वैदिक संस्कृति को भी देखा जाए तो दो भागों में बांट के पढ़ा गया है। एक है पूर्व वैदिक जिसे ऋग्वैदिक संस्कृति कहा गया है, दूसरा उत्तर वैदिक संस्कृति। फिर उत्तर वैदिक संस्कृति के आखिर में जैसे ही शुरुआत होती है उत्तर वैदिक संस्कृति, फिर क्या हो जाता है, लोहे की खोज हो जाती है। जब लोहे की खोज होती है तो इस पर आधारित क्या है कि जनपद महाजनपद काल आ जाता है। वो महाजनपद काल जो रहता है वो लोहे पर आधारित एक संस्कृति रहती है। और 16 महाजनपद, पहली बार भारतीय इतिहास में आपको 16 महाजनपद महानगर देखने को मिलते हैं जो लोहे पर आधारित रहते हैं। तो यहाँ से 1000 ईस्वी में, ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व में क्या होता है, यहाँ पर अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हो जाती है जो यूपी। उसके बाद महाजनपद काल, फिर ये महाजनपद काल है, इसमें मगध एक साम्राज्य, 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य सबसे विशाल साम्राज्य बनता है। और मगध साम्राज्य में हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। इन वंशों के विषय में पढ़ेंगे और आगे। फिर महाजनपद काल जब चलता है उसी समय क्या है कि एक धार्मिक आंदोलन उभरता है जो 62 संप्रदाय है लगभग उसमें, लेकिन उसमें सफल होते हैं बौद्ध और जैन। और इन्हीं में से कई क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। यदि हम इनको इनकी तुलना करके पढ़ लेते हैं कि कैसे कब किसका जन्म हुआ, किसके क्या नीति थी, किसके क्या वचन थे, किसके क्या ग्रंथ हैं, तो ये आसान हो जाते हैं। फिर धार्मिक आंदोलन के जब संस्थान चलता है, ये कब रहता है, ये भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये शुरू होता है। फिर इसके बाद आता है मौर्य काल। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल। मौर्य काल एक ऐसा काल है जो पहली बार भारत उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान काबुल कंधार से लेके सुदूर दक्षिण तक पूरा वो पश्चिम में एक पूरा एक साम्राज्य बनता है। जो छोटे छोटे महाजनपद थे ये सारे को जीत के मौर्य काल में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। और सारे भारत में एक पहली बार एक साम्राज्य की स्थापना होती है, वो है विशाल साम्राज्य, वो है मौर्य काल। ठीक है। और मौर्य काल में जब पतन होता है तो उसके बाद आता है मौर्य उत्तर काल। इस मौर्य काल के अंतर्गत आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासकों के विषय में पढ़ोगे। फिर इसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त या इससे पहले यदि देखा जाए मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में मौर्यों के बाद शुंग वंश आता है और दक्षिण में आता है सातवाहन वंश, ये मौर्योत्तर काल। और इसी समय भारत में विदेशी आक्रमणकारी भी आते हैं, जैसे हिंदू यूनानी हैं, शक हैं, पहलव है, कुषाण है। और इधर देखा जाए तो महाजनपद काल में जब बिंबिसार शासक रहता है, मगध का शासक, उसके समय पहली बार भारत पर कोई विदेशी आक्रमण होता है, वो है ईरानी आक्रमण। दूसरा, मौर्य काल से पहले महाजनपद काल के बाद में जो आक्रमण होता है यूनानी आक्रमण, जिसको सिकंदर आक्रमण करता है। और मौर्योत्तर काल में होता है जो हिंदू यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आते हैं। फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल में महान शासक हुए हैं। ये भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जो ब्राह्मण धर्म पर आधारित है। इससे पहले भी उसमें शुंग वगैरह हुए, लेकिन इन्होंने अपने आप को गुप्त जो शासक हैं उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण धर्म का रक्षक बताया। उसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में आप हर्षवर्धन, यशोधर्मन इनके विषय में पढ़ेंगे। वैसे गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन जो रहता है वो थानेश्वर इसके साम्राज्य रहता है, थानेश्वर हरियाणा का, लेकिन वो बाद में यूपी में उत्तर प्रदेश में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। अब इसी समय गुप्तोत्तर काल में आप दक्षिण भारत का इतिहास भी देखेंगे। पल्लव, फिर उसके बाद आता है चालुक्य, फिर उसके बाद चोल, ये आपको पढ़ने में रहेगा। और फिर आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है
वो राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कई राजपूत राजवंश बने। जैसे दिल्ली में तोमर है, अजमेर में चौहान है, या ये बंगाल में पाल है, सैन है, दक्षिण में राजपूत वंश है, गुर्जर प्रतिहार है। तो ये कई राजवंश बनते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है राजपूत काल। मध्य प्रदेश में जैसे राजा भोज, परमार वंश ये रहते हैं। अब आता है, तो इसको इस तरीके से यदि आप बांट के पढ़ते हैं और माइंड में रखते हैं कि कैसे कैसे काल कब कब आए, सबसे पहले तो आपको ये मोटा मोटा ये याद करना रहता है, फिर उसके बाद इसके अंदर पे जाकर चीजों को पढ़ना रहता है। उसके बाद हम देखते हैं मध्यकाल। यदि मध्यकाल में देखोगे तो सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मतलब जो बाहर से विदेशी आक्रमणकारी आए तुर्क, उन्होंने जो यहाँ के राजपूत जो शासक थे उनसे दिल्ली की गद्दी छीनी और अन्य क्षेत्रीय राज्य जो राजपूत राजा थे उनसे वो क्षेत्र जीत के और दिल्ली सल्तनत बना ली। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश। अब इसी समय जब दिल्ली सल्तनत में ये वंश चल रहे थे तो नीचे दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, और इसी समय किसकी होती, वहां दक्षिण में ही बहमनी साम्राज्य, उनके विषय में भी पढ़ना रहता है। फिर आता है लोधी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में मुगल काल, और मुगल में बाबर से लेके औरंगजेब तक ये मुगल काल के अंतर्गत आता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये मध्यकाल जो है वो चेंज हो जाता है, उसको आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर मध्यकालीन भारत में ही विजयनगर, बहमनी और मराठाओं के विषय में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं जब आधुनिक काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो सबसे पहले पढ़ने के क्रम में हम देखते हैं विदेशी कंपनियों का आगमन। अब विदेशी कंपनियां कौन कौन सी आई, किस क्रम में आई, कहां पर कौन सी स्थापना हुई, सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री कहां पे लगी, ये इससे कई प्रकार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है उत्तरवर्ती मुगल। तो उत्तरवर्ती मुगल जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक हुए उनके विषय में पढ़ना रहता है। फिर देखते हैं जो उत्तरवर्ती मुगलों के काल में क्या है, ये पतन हो जाता है मुगल काल का, शासक कमजोर शासक रहते हैं तो क्षेत्रीय राज्य उभर के सामने आ जाते हैं। तो जो क्षेत्रीय राज्य रहते हैं इनको जब ये ब्रिटिश कंपनी है, इनमें सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सी कंपनी हो जाती, अंग्रेजी कंपनी। तो अंग्रेजी जब कंपनी हो जाती है, इन क्षेत्रीय राज्यों को मिला के वो अपना अंग्रेजी साम्राज्य बना लेती है, और अंग्रेजी साम्राज्य बनाती है तो भारत में कई प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां, इनमें कई परिवर्तन लाती हैं और शासन अंग्रेजों का शासन हो जाता है। तो फिर यहाँ की जो जनता है जो उनकी नीतियों के विरुद्ध हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर 1857 क्रांति होती है। अब जब 1857 क्रांति होती है तो उसके बाद ऐसी क्रांति ना हो तो अंग्रेजों के और भारतीयों का एक ये रहा कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, जिससे कि भारतीयों की जो भी समस्या है वो किसी एक मंच से अंग्रेजों तक पहुंच सके। तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। उसके बाद किसान और जनजाति विद्रोह, इसी के अंतर्गत आधुनिक काल में हम किसान और जनजाति विद्रोह देखेंगे। फिर आते हैं गांधी युग। ये गांधी युग, जैसे गांधी युग में आप जानते हैं कि जब गांधी जी की एंट्री होती है 1915 में, तो उसके बाद चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, गांधी जी ने कई आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, और अंततः स्वतंत्रता संग्राम जो चलता है उसमें स्वतंत्रता मिल जाती। इसी दौरान जब भारत पर अंग्रेज शासन करते हैं तो वो गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से भारत का शासन होता है। तो ये इस तरीके से हम भारतीय इतिहास को बांट के पढ़ते हैं, और पढ़ने का यही एक तरीका रहता है। और जिसको पहले क्या हुआ, कैसे चेंजेस हुआ, अब यदि आप इसमें देखें तो कैसे याद रहे, तो आप इसको मैप की सहायता ले सकते हैं। आप भारत के मैप में कहाँ पाषाण काल के कौन कौन से वो थे,
ताम्रपाषाण काल की बस्तियां कहाँ थी, कौन से राज्य में थी, मध्य प्रदेश में कौन सी थी, राजस्थान में कौन सी थी, महाराष्ट्र में कौन सी थी, कितने क्षेत्रों में फैला था, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी। इस तरीके से आप मैप का सहारा लें और चार्ट बनाएं, कुछ मैप से और कुछ चार्ट से। ये आपको क्या है, प्री मेंस तक बहुत सहायता करते हैं। और हर एक एग्जाम में जब आप इस तरीके से आपके माइंड में रहेगा कि यहाँ से, फिर बाद में क्या होता है, जब आप इनको याद कर लेते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, वो माइंड चलने लगता है कि पाषाण काल से कौन से क्वेश्चन बने, ताम्रपाषाण काल से कौन से बनते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से बनते हैं, तो हमें आसानी होने लगती है। यही मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका रहा है। तो ये कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।